अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था उससे लेकर अब तक बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। अगर देखा जाए तो बजट भी आ गया, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा माशाल्लाह एक अजीब मुजाहरा हुआ। वहाँ पर चौधरी निसार साहब कहते हैं कि कोई धक्कम पेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ना लड़ाई हुई, और अगर लड़ाई हुई भी तो उसका आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया। बहरहाल हम कोशिश करेंगे आपको कुछ दिखाएं ताकि शायद चौधरी साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर सोच सकें कि वाकई जो उन्होंने कहा है शायद वो फैक्चुअली उतना दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में भी नाज़रीन बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था बलूचिस्तान के हवाले से, और उसके बाद IGFC ने एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग दी है। उन्होंने बताया है कि उनको दरपेश क्या मसाइल हैं, कितना दम है IGFC की बातों में, ये भी डिस्कस होगा। लेकिन सबसे अहम खबर नाज़रीन जो आज की है वो ये कि रहमान मलिक साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, उनकी जो रुकनीत है सेनेट की वो मुअत्तल कर दी गई है। मैं दोबारा कहूँगा सस्पेंडेड है वो, और उसकी वजह यह बनी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक मुतमईन नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कराए हैं, जो जिस तरह से उन्होंने रेनाउंस की है अपनी नेशनैलिटी UK की, उससे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतमईन नहीं है। और उनका कहना यह है कि जब रहमान मलिक साहब ने सेनेट का इंतखाब लड़ा था उस वक्त रहमान मलिक साहब के पास डिक्लेरेशन होना चाहिए था, जो कि रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, रहमान मलिक साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन आज के प्रोग्राम में होंगी। आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से भी नाज़रीन बात होगी, क्योंकि उनको लेटली काफ़ी थ्रेट्स आ रही हैं, उसके पीछे क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सेठी साहब, अगेन आप देखिए हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए एज़ यूजुअल। रहमान मलिक साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, बहुत से लोग तो ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले भी कि नहीं जी देखिए उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल हुई हुई है, तो अभी वो फेडरल मिनिस्टर नहीं है। आप क्या कहते हैं? आपने तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपने भी रिसर्च की है, मैंने भी की है। आपको क्या लगता है कि रहमान मलिक साहब का जो पोजीशन है इस वक्त वो क्या है? ये हाँ, मेरा ख्याल है ये आम लोगों के लिए बड़े सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो वकील लोग हैं, आप लोग हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सेक्शन फलाना सब सेक्शन फलाना करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मलिक साहब का ये कहना है कि 2008 में उन्होंने जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक फॉर्म फिल की जो कि और साथ एक चेक लगाया और बरतानिया की हुकूमत को पोस्ट में डाल दिया और कहा कि मैं अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी को ख़त्म करता हूँ, और होम ऑफिस को भेज दिया। वो कहते हैं कि मैं भेज के आ गया, मैं आ गया और मैं आ गई यहाँ, मेरा पाकिस्तानी नेशनैलिटी थी तो मैंने एक नेशनैलिटी ख़त्म करके दूसरी रखी अपनी, और आज तक कोई मसला नहीं बना। वो वक्त है और आज का दिन है कि मैं जब भी ट्रैवल भी मैंने किया है, मैंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट, एक ही पासपोर्ट है उसके ऊपर मैंने किया। हाँ, वो एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट था, फिर एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट। उन्होंने अदालत को वो जो फॉर्म थी जो इन्होंने भरी थी 2008 में, रेनंसिएशन जाके जिसमें ये लिखा था उन्होंने कि मैं छोड़ता हूँ, वो उसकी कॉपी दी है, साथ एक चेक दिया है कि देखिए ये उसका फीस थी, ये भी मैंने दी थी। फीस उनकी अहलिया के नाम का चेक है, उसमें वो एक चेक लगा हुआ है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो चेक लगा हुआ है, उन्होंने कहा जी ये मैंने दे दी थी, मैं आ गया, मैं अपना काम करता रहा। मैंने तो ये नहीं देखा कि इसके बाद भी कोई वापस उन्होंने को मोहर लगा के मुझे भेजना है या कुछ करना है। मैंने अपना कार्रवाई की, कर दी और छोड़ दी। मुझे सोचा ही नहीं था कि ये दिन भी आएगा कि मुझे पूछा जाएगा कि आपने छोड़ी कि नहीं छोड़ी। बहरहाल अब क्योंकि ये दिन आ गया है तो मैंने ये भी रिकॉर्ड दिखा दिया, और इसके साथ मैंने ब्रिटिश होम ऑफिस को ये कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप मेहरबानी करके मुझे खत इशू कर दीजिए। उन्होंने खत इशू कर दिया, और जिसकी तारीख है 30 मई 2012। अब मसला क्या है? मलिक साहब का ये कहना है कि भी मैंने हर किस्म की जो एविडेंस थी वो अब दे दी आपको। अब मसला क्या है? वहाँ मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो आप हमें कह रहे हैं कि 2008 में आपने किया था, ये तो आप कह रहे हैं ना कि आपने ये भेज दिया था, मगर ये क्या बरतानिया की हुकूमत के रिकॉर्ड के अंदर है या नहीं है? एक्नॉलेजमेंट है कि उन्होंने आपको ख़त्म कर दिया था, और अगर ख़त्म किया था तो फिर अब आपको ये लेने की क्या ज़रूरत थी, ख़त लेने की क्या ज़रूरत थी? तो मलिक साहब का और ये प्रॉब्लम बना हुआ है। अब मैं ये समझता हूँ कि बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अगर ये रिकॉर्ड जो मलिक साहब दे रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है अदालत को,
तो इसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको प्रूव करने का। वो ये है कि ये जो चेक है, पता नहीं 300 कुछ पाउंड का चेक है, 299 पाउंड, 229 पाउंड, 229 पाउंड का चेक है। और ये चेक जो है, ये चेक कर ले अपने बैंक रिकॉर्ड, बैंक मैनेजर को कहें कि अपनी अहलिया के जो बैंक अकाउंट है उसमें से बता दें कि ये चेक जो है बरतानिया की हुकूमत के अकाउंट में गया, उन्होंने इनकैश किया कि नहीं किया। अगर उन्होंने इनकैश कर लिया है तो ये एक बहुत बड़ी सबूत मिल जाता है कि उन्होंने अगर चेक इनकैश कर लिया, इसका मतलब है फॉर्म भी एक्सेप्ट जेन्युइनली कर लिया। अब अगर उन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया, या उनके मिला ना मिला या ना मिला, वो अलग बात हो जाती है, मगर ये एक बहुत बड़ा एक एविडेंस बन जाती है। तो ये इसका एक तो ये हल है, कर दिखा दिया जाए। तो दूसरी बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि अब उनको सस्पेंड कर दिया गया और मेरा ख्याल है उनको मौका दिया गया कि आगे जाके इसको जरा डिटेल में कोर्ट में 13 जून को दोबारा हेरेंगे ना, दोबारा हेरेंगे। अब अर्ज ये है कि अब अगर मलिक साहब को उन्होंने सस्पेंड करके उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अगर कहते हैं आप नहीं रह सकते सेनेट के मेंबर, तो मलिक साहब के लिए फिर अब दो ऑप्शंस है ना। जैसे मैंने कहा, या तो ये एविडेंस लेके आए अपील में कि जी जिस किस्म की एविडेंस सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, या ये है कि छोड़ दें इस बात को। दो बातें उनके लिए उनके हक में जाती हैं। एक ये कि मेरा ख्याल है वो वाहिद शख्स होंगे पाकिस्तान में जिन्हें अब भी जब इस किस्म की बात आई तो हुकूमत जा रही है उनकी 4 महीने 6 महीने, वो अगर आप चाहते तो ये दूसरा भी इस वक्त भी रिनाउंस ना करते। ये जो एविडेंस लेके आए हैं इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब तो वहाँ लंदन से जो खबरें आ रही है वो कंफर्म हो रही है कि ये जो खत है कि उन्होंने रिनाउंस कर दिया और उनकी रिनाउंसिएशन एक्सेप्ट हो गई है, ये तो पक्की बात है ना कि अगर उस वक्त नहीं की थी तो अब तो कंफर्म हो गई है ना कि उन्होंने कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने इन हालात में जब नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत जा रही है, वो फिर भी पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखना चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, फिर जैसे बाकी लोग करते हैं, नहीं तो ना से मेरे खिलाफ ये केस हो गया, चुप कर जाते, अभी भी ना रिनाउंस करते, कहते नहीं मानते तो ठीक है फिर मैं सस्पेंड हो गया हूँ। प्राइम मिनिस्टर को कहते आप मेहरबानी करके मुझे एडवाइज़र लगा दें, क्योंकि देखिए वो सेनेटर ना भी रहे तो प्राइम मिनिस्टर जो है 6 महीने के लिए तो एडवाइजर विद मिनिस्टर तो लगा सकते हैं ना, इसका प्रेसिडेंट भी मौजूद है ना, तो वो तो आईन इजाज़त देती है। एडवाइज़र विद हिना रबानी खैर भी तो एडवाइज़र थी ना पहले, फिर बनी ना फॉरेन मिनिस्टर। तो वो मतलब है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं, इस ओहदे पे रह सकते हैं, इस पावर पे रह सकते हैं। मिनिस्टर कहा जाए या ना कहा जाए, काबीना में बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर उनको। और वो यकीन देखिएगा आप अगले 2-3 दिन के अंदर उनको जब ये मामला क्लियर हो जाएगा कि इसकी अपील रिजेक्ट होगी ये जो, तो उनको एडवाइज़र लगा दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब की अभी इनिंग्स ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा, मलिक साहब इनिंग्स खेलेंगे। एक जो बात सेठी साहब मेरे ख्याल में जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिस्कस हुई, वो शायद ये था कि रहमान मलिक साहब की तरफ से वकील तब्दील करने की भी एक दरख्वास्त थी। वो शायद इतने को अच्छे टेस्ट में नहीं आई, क्योंकि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पहले जो वकील हैं, आप इजाज़त से तब्दील करते हैं ना, इस तरह सुप्रीम कोर्ट में वकील, उन्होंने कहा जी पहले वकील की तब्दील होने की हमने दरख्वास्त कबूल नहीं की, तो आप नए वकील की दरख्वास्त। उनकी ये पोजीशन है कि वकील कह रहा मैं बीमार हूँ, नहीं वो नए वाले वकील कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। हाँ, तो अब मतलब अब मलिक साहब हो सकता है खुश ना हो। देखिए ये तो हर एक का हक है ना कि वकील को तब्दील करना, ये तो कोई लिखी हुई बात तो नहीं है कि आप वकील नहीं तब्दील कर सकते। अगर आपका केस ठीक, आपका वकील नहीं लड़ रहा है तो आपका हक है आप वकील को तब्दील करें, तो ये तो कोई बात नहीं है। नहीं यार, उस पर बात थोड़ी सी कोर्ट के अंदर हुई थी, इसलिए मैं समझता हूँ कोर्ट भी थोड़ी सी जरा स्पीड पे जा रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक और इसी के साथ ही आज कोई 14 पार्लियामेंटेरियंस थे, उसके अंदर MPs भी हैं, MNAs भी हैं, जिनके नाम आए सामने और जिनके बारे में ये कहा गया जी कि एक पिटिशन है, उसके अंदर ये कहा गया जी कि इनके पास भी दोहरी शहरियत है, डुअल नेशनैलिटी है, तो इनकी भी सस्पेंड की जाए रुकनीत। अब उसमें से हफीज शेख साहब का डिनाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है, ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है, और एक और साहब हैं तारिक साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये फिर केसेस जितने भी हैं इनको तो इंडिविजुअली डील किया जाएगा ना, या एक दफ़ा तो नहीं होगा जी कि ठीक है ये आ गया है, इनकी फिर एविडेंस इकट्ठी करें और फ़र्क कर दें? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट सो मोटो इस पे नहीं ले सकता कि हाँ वो एक कानून बना दे कि जी हम ये कह रहे हैं कि जो जितने मेंबर्स हैं अभी डिक्लेयर कर दें, नहीं तो ऐसी तैसी। ये नहीं हो सकता। वो ये हो सकता है कि आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लेंट लेके और कहें कि जी फलाने फलाने के पास डुअल नेशनैलिटी है, ये इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। यहाँ भी अब एक पुराना नया सवाल खड़ा हो गया ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट
इस किस्म की पिटीशन सुन भी सकता है कि नहीं। यही तो अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थी कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये आपका काम नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीजें मत सुना करें। ये इलेक्शन, ये अपील्स में आपके पास आती है चीजें, हाई कोर्ट में आए, हाँ, जब तो ये आपने मतलब जो आपकी जो काम किसी और का है वो भी आपने करना शुरू कर दिया। अब पिटिशनें तो आ रही है ना, जैसे ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दो आ गई और मतलब है कि मुझे समझ नहीं आती, अगर कानून की बात हो तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कैसे ही आती है? आई मीन ये कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना। फंडामेंटल राइट्स को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मिला के और आपने ये पिटिशन जो है एक्सेप्ट कर लिया, मतलब है कि मैं समझता हूँ आज तक कभी हुआ नहीं था। मगर चलो आजकल सुप्रीम कोर्ट हर चीज ही देख रहा है, तो अब क्या हम कहें क्या ना कहें, क्योंकि अवाम की ख्वाहिश है तो आवाम की ख्वाहिश पूरी हो रही है, वो हर चीज़ देख रहे हैं वो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही सियासत कहाँ शुरू हो रही है और कानून कहाँ ख़त्म हो रहा है ये सारी चीज़ों में। अच्छा, मलिक साहब के केस के अंदर सेठ साहब एक बात ये भी है ना कि अगर जैसे अब आज उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया जो अब उनका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, अगर नहीं होता तो वो मेरे ख्याल में एक और भी उसके अंदर है ना, वो जैसे वो एक फेक डिग्रीज का मामला चला था, उसके अंदर वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1976 का, शायद उसके, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि शायद उसकी भी कोई किसी एक शिक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी मलिक साहब की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर। हाँ, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे ना, अगर यही हो सकता है ना, नॉट नेसेसरीली डिस्क्वालीफाई हो या ना हो, क्योंकि ये जरूर कह सकते हैं कि आपने सच नहीं बोला था उस वक्त, और इसके खिलाफ एक अलग केस बन सकता है, ऐसे हो सकता है। मगर उस केस की नोयत क्या होगी? ये होगी कि अगर उस केस में प्रूफ मिल जाता कि आपने झूठ बोला था तो फिर उसकी क्या सजा है, और क्या वो इतनी सजा है कि आपको आगे इलेक्शन दीवार हो जाए? तो ये सारे सवाल अभी तक कभी चैलेंज ही नहीं हुए, अभी खुले ही नहीं। 2 साल से कम सजा हो तो फिर भी आप कर सकते, मतलब बहुत से ग्रे एरियाज हैं ये। अब कहाँ जाएंगे? अभी 14 लोग की आ गई। मीडिया में तो ये डिमांड चल रही है कि जितने लोग भी डुअल नेशनैलिटी लेके बैठे हुए हैं वो अब इखलाकी तौर पर खुद ही, जैसे आपको याद है डुअल डिग्रीज के ऊपर ही हुआ था, बिल्कुल फेक डिग्रीज के ऊपर हुआ था, बहुत से लोगों ने खुद ही फैसला किया कि अब क्या कल को एक्सपोज हो जाएंगे तो आज रिजाइन कर देते हैं, और रिजाइन उनमें से कुछ लोगों ने करके फिर इलेक्शन भी वापस इलेक्शन लड़ ली और जीत ली। कई लोग तो ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से फारिग होकर दोबारा, हाँ, बिकॉज वो नए टर्म्स के अंदर वो इजाजत थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये, मगर होगा क्या, ऐसे क्या नहीं होगा? अब जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारी नहीं है नेशनैलिटी डुअल नहीं है, देखिए ये बड़ा मसला है। कुछ लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है मगर रेजिडेंसीज हैं, ये फर्क है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ना। रेजिडेंसीज आर नॉट सिटीजनशिप्स। बहुत से लोगों ने रेजिडेंसीज ली होंगी और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास सिटीजनशिप है, तो ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक पेंडोरास बॉक्स खुलता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सियासी जमातें जो हैं उन्होंने भी कलाबाजियाँ खाई हैं। जो लोग एक ज़माने में डुअल नेशनैलिटी को सपोर्ट करते थे, आज अंडर प्रेशर आके वो डुअल नेशनैलिटी को क्वालिफाइड सपोर्ट कर रहे हैं कि वोटिंग राइट्स होनी चाहिए मगर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की राइट्स नहीं होनी चाहिए। आपका इशारा किसकी? नहीं, इशारा नहीं, वो तो अभी पता लग गया ना कि इमरान खान साहब पीटीआई वालों ने, जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज़ को, उनकी ये पोजीशन आ गई है अब कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को, मगर पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक ऑफिस के लिए उनको राइट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइन उसके ऊपर वो बंदिश, क्योंकि ये बंदिश है। तो मतलब है कि ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। खान साहब की दिसंबर में पोजीशन और थी ना, जब ईसीपी ने बार किया था डुअल नेशनैलिटी को। क्या पोजीशन थी उस वक्त? पोजीशन ये थी खान साहब की कि जी उन्होंने कहा था कि एक जो फैसला था उसको हम रिव्यू करेंगे और कहा अपील करेंगे कि इसको रिवर्स किया जाए। और ये उसी दिन की बात है जब वो इफ्तिखार गिलानी साहब, आपको याद है पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ज्वाइन की थी पीटीआई, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खान साहब ने, उसी के दौरान खान साहब ने इन बातों का इजहार किया था। ना आप कह रहे हैं कि उनकी पहले पोजीशन कुछ और थी और अब कुछ और है? जी हाँ, मेरी नाकिस राय के मुताबिक तो ऐसे। अगर वो तो कहते हैं कि हमारी पोजीशन उस वक्त ये थी, हम ये उस वक्त ये कह रहे थे कि वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, हमने ये कभी नहीं कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने की राइट्स मिलनी चाहिए। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात क्लियर है खान साहब की कि वाकई उन्होंने वोटिंग राइट्स के लिए तो उन्होंने फाइट किया, पिटीशन भी की, और फिर उसका एक प्रोसीजर भी सामने आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी हो गया कि वाकई वोटिंग राइट्स होने चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी। मगर हाल ही में एक इंटरव्यू में अरशद शरीफ साहब हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू में खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की जिससे ये शायद लोगों को समझ आई कि वो पहले पोजीशन कुछ और थी और अब उन्होंने
उन्होंने पोजीशन तब्दील कर ली है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हालात किस किस्म के हैं, तो मे बी गो विद द स्विंग, क्योंकि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन और एक अटैक आ रही है ना इस करंट पार्लियामेंट के ऊपर, जिसको वैसे ही खान साहब तस्लीम नहीं करते। तो साहब इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, पावर पॉलिटिक्स से चलता है सर। नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें मौका मिलना चाहिए टू डिफेंड हिज पोजीशन। ये कहना है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे कहा है, आप देखते हैं उस इंटरव्यू में क्या है। मैं ख्याल अगले प्रोग्राम में वो जिन साहब के साथ इंटरव्यू की थी उसको ज़रा जांच लेंगे। हाँ, जांच लेते हैं। अरे सेठी साहब, वक्त मेरे पास कम है, पता नहीं क्यों आज आप 1-2 दिन से देखते हैं, ट्विटर देखते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, बड़ी ट्वीट शीट्स चल रही हैं वहाँ पर। हाँ, मुझे पता है चल रही हैं ट्वीट्स। गालबन एक संगीन किस्म का मसला खड़ा हो गया है, उसके बारे में कुछ लोग बड़े परेशान हैं और ट्वीट चल रही हैं। मगर यहीं रुक जाइए, ब्रेक के वक्त इसके बात करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक से पहले कुछ जिक्र हो रहा था कुछ खतरनाक किस्म की ट्वीट्स का। सेठी साहब, वो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी। उसमें किसी अहम शख्सियत के साहबजादे के हवाले से बातें हैं और जो की जा रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये भी आप कह रहे हैं जी खुल के बात करें, अर्जी है, ये भी हमारे ये ट्वीटें आ रही हैं खुल के बात करें। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। इस मुल्क में हर बंदा उठ के दूसरे बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता। मैं तो थका हुआ हूँ इस इल्ज़ामबाजी से। कन्विक्शन होती नहीं, चार्ज पहले लग जाता है, दाग लग जाता है, हर बंदा यकीन कर लेता है। मैंने आज तक किसी इस किस्म की जिसमें इल्ज़ामबाजी हो उसमें मैंने शौक नहीं रखा, मुझे बिल्कुल इससे दिलचस्पी नहीं है। ठीक, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगाना है तो प्रूफ दिया जाए उसका। जब प्रूफ सामने आ जाए तो फिर उसके ऊपर बहस हो, डिस्कशन हो और देखा जाए कि वजन कितना है उसके अंदर, तगड़ा है कि नहीं। सुनी सुनाई बात, उड़ती बात, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, उसके ऊपर हम प्रोग्राम कर दें और अहम शख्स, मैं इस किस्म का काम नहीं करूँगा। मेरे सामने कुछ रखें, प्रूफ दिखाएं, फिर मेरे से बात करें। अगर ऐसा वक्त आता है तो बात करेंगे। अगर मुझे अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मैंने प्रूफ जो है जिसे सामने रखा हो, पब्लिक में कोई लाया हो, वो तो हुआ नहीं है। इसलिए मेरे पे ये प्रेशर मत डालें कि अब मैं आपके साथ बैठ के इल्ज़ामबाजी और स्पेकुलेशन और इस किस्म की बातें करूं। मैं नहीं करूँगा। अरे साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इसी तरह आमतौर पे हमारे मुल्क में अक्सर हम देखते हैं टेलीविज़न टॉक शोज़ में कि महज इल्ज़ामात की बेस पे सबसे ज़्यादा आसान होता है किसी सियासतदान को इम्प्लिकेट करना, उसके ऊपर उसके खिलाफ पूरा प्रोग्राम कर देना, उसको लताड़ देना। फिर वहाँ पर भी तो कोई प्रूफ तो नहीं देखता ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए आपको पता है इस प्रोग्राम में हम हमेशा बात करते हैं फैक्ट्स की, नॉलेज की, फैक्ट्स की, हकीकत की। तो ये चीज़ चलती है। जरदारी साहब के ऊपर कितने चार्जेस लगे हुए हैं, एक नहीं प्रूव हुआ। ऐसे ही है ना, सारा मुल्क कहता है कि वो करप्ट है और वो अब निकालने भी लोग लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कन्विक्शन करें। अगर आप तालिबान को जेल से छोड़ सकते हैं, आपको पता है उन्होंने ये सब कुछ किया है, मगर कोई जज खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रोसिक्यूटर एविडेंस इकट्ठी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई विटनेस आने के लिए तैयार नहीं है, और आप उनको छोड़ देते हैं, तो फिर आप ये इल्ज़ामबाजी सियासतदान जो कि इलेक्शन जीत के आते हैं, इनके भी प्रूफ के बगैर नहीं होनी चाहिए। तो मैं बड़ी सिंपल सी है। इसलिए जब भी ये होता है ना, तो मेरी एटीट्यूड ये होती है मुनीब कि नॉट गुड इनफ। देखिए, विच हंट नहीं होनी चाहिए, इल्ज़ामबाजी विदाउट प्रूफ नहीं होनी। इस मुल्क में मैंने फिर से आपसे कहूँगा, यार मेरे पे इतने इल्ज़ाम लगे हैं सारे झूठे, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये इतनी जल्दी इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो दाग लग जाता है और आप सारी उम्र लड़ते रहते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये मैं किसी और के ऊपर इस किस्म की नहीं, मैं ये कार्रवाई करूँगा। फेयर इनफ। कभी एविडेंस कोई बात हो तो ज़रूर करेंगे। सेठी साहब, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था बलूचिस्तान के ऊपर और वहाँ के हालात के ऊपर। आपको याद होगा उसके बाद IGFC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी उन्होंने डिटेल से बताया कि उनके मसाइल क्या हैं। IGFC ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कोई 20 के करीब गैर मुल्की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो काम करती हैं, कोई 50 के करीब फरारी कैंप्स हैं जो वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं और वो इंसर्जेंसी फैलाते हैं। कुछ को वो कहते हैं डिसमेंटल कर दिया गया था 2004 और 2007 के बीच में, लेकिन उनकी रीग्रुपिंग हो गई है।
बहुत से और भी शिकायतें भी हैं IGFC की। आप पहले जो मैं बात उनकी है कि वहाँ पर फॉरेन हैंड है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फॉरेन हैंड तो यार बात है, वो कह रहे हैं कि 20 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं दुनिया की इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप इनका नाम ले लें तो बहुत अच्छा ताकि बात कॉन्क्रीट हो सके। 20 हैं, 2 हैं, 10 हैं, दिस इज नॉट गुड इनफ। ये मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अगर है तो बताएं, आपके पास क्या एविडेंस है हमें बताएं और फिर एहतजाज करें कि क्यों ये लोग कर रहे हैं इस किस्म के काम। दूसरी बात है, ये भी कहा गया है कि इतने फरारी कैंप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने फरारी कैंप्स हैं पाकिस्तान के बाहर, इतने फरारी कैंप्स हैं अफगानिस्तान में, इतने फरारी कैंप्स हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इतने हैं, नेशनल फ्रंट के इतने, फलाना फलाना फलाना। यार ये तो बड़ी आसान बात है। अगर इनके पास इतनी एविडेंस है कि 21 हैं या 22 हैं या 200 कैंप्स हैं, तो फिर हमें एविडेंस देना उसकी। कितनी मुश्किल है ये एविडेंस देनी? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये एक तस्वीर खींची जाती है, ये कैंप्स जो हैं, ये अगर इनको पता है फलानी जगह पे कैंप है तो गूगल अर्थ के साथ बात करें, थोड़े से पैसे दें आप, गूगल अर्थ आपको सारे सैटेलाइट इमेजेस इन कैंप्स के दे देगी। और कैंप होता है, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, वहाँ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, रिहाइश कर रहे होते हैं, रहते हैं। जैसे ड्रोन्स टारगेट करती हैं कैंप्स को, तालिबान के कैंप्स को। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। एविडेंस के बगैर कोई चीज़ कहना, ये तस्लीम करना मुश्किल होता है। अगर एविडेंस है FC के पास तो एविडेंस दे दे। अच्छा, जब IGFC ये कहते हैं कि जी हमारी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी और ख़ास तौर पे मतलब FC का भी वो जिक्र करते हैं, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश हो रही है, और फिर ये कि इनको टारगेट किया जाता है, और FC ख़ास तौर पे फिजिकली और साइकोलॉजिकली टारगेट हो रही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हो रही है? नहीं, बात ये है कि टारगेट तो हो रही है ना। जो इंसर्जेंट्स हैं, गुरिल्लास हैं, मिलिटेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, जो मर्जी आप उनको कह लें, FC को टारगेट तो किया जा रहा है। आपके नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को और इदारों को टारगेट तो किया जा रहा है। कुछ हद तक एथनिक क्लेंजिंग भी हो रही है, पंजाबी सेटलर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। ये तो फैक्ट्स है ना। बिल्कुल ठीक, इसको तो डिनाई नहीं किया जा। हाँ, कि इतने लोगों को वहां पर ये तो निकाला गया है ना, ये तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स है। तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं है। तो ही इज राइट व्हेन ही सेज कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अब आइए, आप साइकोलॉजिकली टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मिलिटरीली तो टारगेट किया जा रहा है, साइकोलॉजिकली टारगेट से क्या मुराद है? अगर मैं ये पूछता हूँ या कोई और ये पूछता है कि FC जो है वो गैर कानूनी कोई अगर कार्रवाई कर रही है तो ना करे, जो लोग अगर डिसअपेयर हो रहे हैं और इंटरोगेशंस हो रही हैं तो ये ना करे, और आप अपनी आइन और कानून के मुताबिक आप चलें, तो ये साइकोलॉजिकली, मैं गलत बात नहीं कह रहा, अगर इनको साइकोलॉजिकली तकलीफ भी होती है कि नहीं। इसका हल ये नहीं है कि आप हमारी ज़ुबान को बंद करें, इसका हल ये है कि आप वो कार्रवाई ना करें जो कार्रवाई अगर और कोई मुल्क करता है तो हम उसकी तनकीद करते हैं। हिंदुस्तान कश्मीर में यही करता है, हम तनकीद करते हैं। अमेरिका ने इराक के अंदर ये किया, हमने तनकीद की। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे, वहाँ यही करता है, हम तनकीद करते हैं, नहीं मानते ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो अगर हिंदुस्तान ये करता है और हम उसकी तनकीद करते हैं, कश्मीर में बहुत वायलेशंस हुई हैं ह्यूमन राइट्स की। मतलब है कि अगर यहाँ आप कहते हैं कि 1000 डिसअपेयर्ड है तो कश्मीर में 10,000 डिसअपेयर्ड है। एक जनरेशन उन्होंने उनकी सिक्योरिटी वाइप आउट कर दी। अभी हाल ही में एमनेस्टी की रिपोर्ट आई है ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और HR की भी रिपोर्ट आई है, UN वालों की भी रिपोर्ट आई है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी तनकीद बंद कर दें, यहाँ भी तनकीद बंद कर दें? नहीं, आइन के दायरे में रह के आप अगर किसी को अरेस्ट करना है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें, आप अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, प्रोसिक्यूशन इंप्रूव करें, एविडेंस कलेक्शन इंप्रूव करें। ये कोई तरीका नहीं है कि लोगों को उठा के ले जाना। मैं समझता हूँ कि अगर 10 गिल्टी लोग को आप उठा के ले जाते हैं और उनमें से एक भी इनोसेंट मारा जाता है तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, जब इसी के साथ, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकल अटैक की बात की, वो कहते हैं मैं अटैक करते हैं, मीडिया को उन्होंने कहा कि जी मीडिया भी उन लोगों को जो कि हमारे खिलाफ आर्म्स उठाए हुए हैं उनको हीरो बनाता है। नहीं, ये गलत बात है। कोई मीडिया भी उनको हीरो नहीं बनाता। देखिए, अगर आप उनमें से जो उनके लीडर्स हैं, अगर उनकी आप इंटरव्यू करते हैं तो आप हीरो नहीं बना रहे, आप उनका मौक़िफ़ सुनना चाह रहे हैं, और वो अपने मौक़िफ़ जब पेश करते हैं तो आवाम खुद उनका मौक़िफ़ सुनती है। और मैं समझता हूँ जब आप बेशतर आवाम पाकिस्तान की जब उनका मौक़िफ़ सुनती है तो वो समझते हैं कि यार ये तो बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो ये कहना कि आपको उनको इंटरव्यू ही नहीं करना चाहिए, उनको ये गलत बात है। हमारा काम ये है कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने लाया जाए, उनका जैसा भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी है तो वो लोग फैसला करेंगे।
तो ये हम क्यों सेंसरशिप पहले से कर दें? तो ये गलत बात है कि जी आप जो है इनको हीरो बना रहे हैं। हीरो कोई नहीं बना रहा। जब हम बताते हैं कि फलानी जगह पे ये हुआ, फलानी जगह पे ये हुआ, हम बिल्कुल हीरो नहीं बना रहे। कोई मीडिया वाला ये पसंद नहीं करता जिस किस्म की जो हालात है बलूचिस्तान में। हम ये भी नहीं पसंद करते कि वहाँ वो सेटलर्स को मार रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं। हम ये भी नहीं पसंद करते कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ कर रही हैं। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आसमा जहांगीर साहब को किससे थ्रेट है, और ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वकला को क्यों इकट्ठा करना चाह रही है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि आसमा जहांगीर साहिबा को किस तरह की थ्रेट्स मिल रही हैं, क्या हो रहा है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आसमा जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आसमा, मैंने आपकी प्रेस रिलीज पढ़ी और बहुत शौक हुआ मुझे। आपने इंकशाफ किया है कि आपके ऊपर एक कातिलाना हमले का प्लान बन चुका है। ये नहीं कि थ्रेट आई है, कि प्लान बन चुका है। जरा वजाहत करेंगी आप? देखें सेठी साहब, थ्रेट्स तो आपने देखा है, पहले भी कई दफा पैम्फलेट्स आए, कई दफा पोस्टर्स लगे, वो तो थ्रेट्स आती रहती हैं। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज करती रही हूँ मिलिट्री को, उन्होंने अपने तरीके से मेरे ऊपर थ्रेट्स कर दी, मामला रफा दफा हो जाता था, मैं भी इग्नोर करती थी। मगर ये तो एक सिक्योरिटी लीक हुई है, और मैं शुक्रगुजार हूँ अगर वो सुन रहे हैं कोई जिन्होंने मुझे ये लीक की है, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे आके बता दिया है कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है, तो आप मेहरबानी करके आप बैठी रहें यहाँ पे। तो मैं अब अपने घर में समझे बंकर की तरह बैठी हूँ, और जो मेरी सोर्स है मुझे उसके ऊपर कोई शक नहीं है, और उनको कोई इसमें नहीं था कि वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं है शामिल कि वो मुझे आके ऐसी कोई संगीन बात बताते। और बात ये है कि अजीब सी बातें पहले भी हो चुकी हैं। मसलन हमारे वकला ने जाके जिम खाना में जो हम मीटिंग करते हैं वो मेरे नाम से उन्होंने वहाँ पे बुकिंग कराई, तो उन्हें कहा गया कि नहीं हो सकती, और उनको ये बकायदा कहा गया कि बाद में उनको कहा कि ISI ने मना किया कि जी वो हमारे खिलाफ बड़ी बातें करती हैं, इसलिए उनको मीटिंग करने की यहाँ पे इजाजत ही नहीं है, और कई इस किस्म की बातें। अब देखें सेठी साहब, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं खामोशी इख्तियार करती। कल को मुझे मार के ये मेरे खामन पे लगा देते, मेरे किसी बच्चे पे लगा देते। वो कहते कि माई खुद तो चली गई, हमारे जान के ऊपर मख्ता छोड़ गई। इनके तो ये वारदात रहती है। एंड आई एम अफ्रेड कि मैं तो बड़ी खुल के बात करने वाली इंसान हूँ कि ये जो प्लान है ये कोई नीचे की सतह पे नहीं बनता है, ये प्लान ऊपर की सतह पे ही बनते हैं। नहीं तो किसने ये प्लान बनाया आपके मुताबिक? नहीं, मेरी जो मुझे जिसने बताया है मैं उससे डिड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने मुंह से ये बात करते हुए लोग डरते हैं, और जहाँ से वो आए थे और मुझे बता गए हैं, तो जाहिर है ये प्लान जो है ये किसी बुधबाग ने या किसी हफ्तेवार ने नहीं बनाया। ये जाहिर है कि हमारे स्टेट एजेंट्स ही हैं और हमारे वो लोग ही हैं जो कि ये प्लान्स करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, और उनको गुस्सा हमारे पर चढ़ता रहता है। तो उन्हीं की ये प्लान है, और किसके ये प्लान? कदाकलामी माफ, आपको तो सिर्फ रियासत की एजेंसियां नहीं और भी बड़े लोग पसंद नहीं करते, तो रियासत की एजेंसियों के ऊपर आप क्यों ये आप सही कह रहे हैं, आप नजम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठी साहब, मगर मैं पहले भी यहाँ बड़े खुलेआम फिरती रही हूँ ना, मुझे वो पसंद पहले भी नहीं करते थे, और मैंने कभी उनके साथ कोई ज्यादती की नहीं है कभी। और ये नहीं है कि मुझे वो पसंद करें या ना करें, उन्होंने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी है। जहां उनके इंसानी हुकूक का मामला आए हैं तो हम उसी तरह बोले हैं उनके लिए भी जिस तरह हम बाकी लोगों के लिए। तो फिर क्या चीज तब्दील हुई है कि अब ये बात हो रही है? मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात, मैं आपसे ये खुल के बात कर रही हूँ, सबको पता है, ये कोई सीक्रेट रहा नहीं है कि उनमें से भी कई लोग इनके हाथ में है। पिछली दफा जब मेरे ऊपर हमला हुआ था और वो जो लोग मुल्जिम आए थे कोर्ट के अंदर और उनके साथ 2 लोग खड़े हुए थे, हमारे बुकला ने उनको पकड़ लिया कि ये कौन लोग हैं। ये कोर्ट के रिकॉर्ड में है, मैं वो निकलवा रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको। कोर्ट के रिकॉर्ड में एक के जेब में से IB का कार्ड निकला, दूसरे के जेब में से ISI का कार्ड निकला। तो वो कोई सुन्नी तहरीक से तो नहीं आए थे, वो तो इनकी प्रोटेक्शन में आए थे। तो माजरत के साथ आपको क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? ये क्या आपने क्या है, नई बात क्या की आपने? देखिए, मैं तो नई बात रोज करती हूँ
और मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है और ये उनके सदर और सेक्रेटरी के ऊपर सेरा है, मगर वो कुछ मुझे भी इसके ऊपर ठहराते हैं शायद कसूरवार। दूसरी बात ये है कि ये मेरे ऊपर अटैक नहीं है, ये अटैक है एक पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन के ऊपर, एक पाकिस्तान की जिसको आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर, एक डेमोक्रेटिक सेटअप से दूसरे डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर मेरे ऊपर क्या अटैक होना, ये तो आप देख लें। मैंने बहुत सोचा इस बात पे कि उनका क्या मौकफ है। मौकफ मैं नहीं हूँ, मौकफ ये है कि इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन साफ और शफाफ अव्वल तो होने नहीं देने या नहीं साफ करने, और ये बिल्कुल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं। और गुस्सा तो मेरे पर है ही, बड़ी चीजों पे है, मेरी इनके साथ इख्तलाफात है, मैं नहीं एग्री करती, ना करूंगी, मैं जीते जी नहीं करूंगी यहाँ पे। और मैंने कल जाना था मसलन एक कॉन्फ्रेंस में, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ बैठी हूँ। ये लड़ सकते हैं बंदूकों से तो मैं भी लड़ सकती हूँ बगैर बंदूकों के। आसमा बीबी, बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं और देखेंगे आपको आप पे कौन हाथ उठाता है। खुदा हाफिज। जी दिस इज फ्राइटनिंग, इट इज शॉकिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको बड़ी अच्छी तरह, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सारी बात कर रही हैं, और इनकी सोर्स भी बड़ी तकड़ी होगी, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार किस्म के इल्ज़ाम नहीं लगाती, दलेर है, बात करती हैं साफ, मगर इतनी साफ तो ये तो कुछ डेफिनेटली सीरियस थ्रेट है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरी चिड़िया, मैं तो नहीं, मेरी चिड़िया आज एक इंटेलिजेंस की ऑफिशियल के साथ बात कर रही थी, उनके कमरे में बैठी हुई थी, तो खबरें सुन लेके आई और मुझे आके कहने लगी कि आपको नहीं पता क्या आगे होने जा रहा है। तो मैंने कहा क्या होने जा रहा है? ये मजाक नहीं है, आप बड़े स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बिल्कुल आप मुस्कुराइए मत। चिड़िया कहने लगी आगे एक असैसिनेशन कैंपेन, महीने के अंदर अंदर कुछ असैसिनेशंस हो सकते हैं जिसके साथ और मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं, और प्रीटेक्स्ट ये वो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि थर्ड फोर्स, और आगे ही सियासतदानों ने जो हाल किया हुआ है आवाम का वो तो नज़र ही आ रहा है, और लड़ाई झगड़े और हर रोज़ अदालतों के आगे सब कुछ जो हो रहा है आपको नज़र ही आ रहा है, और इस अवाम में सारे नंगे हैं। और उसके ऊपर अगर इस किस्म का केओस और नारकी फैल जाए तो फिर तो वो रास्ते खुल जाते हैं ना थर्ड फोर्सेस के लिए। तो ये इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज अब शुरू हो गई हैं, और मेरा ख्याल है आसमा बीबी भी इशारा यही कर रही थी कि ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, इसके लपेट में और भी लोग आ सकते हैं। कि जो टुडे जो हम आज बात कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे कि ये माफ़ करे कि ऐसी चीज़ ना हो, मगर अगर होती है तो फिर याद रहे कि ये इसका हमने आपको बताई थी कि इंडिया दे दिया था कि जितने भी वोकल लोग हैं उन्हें साइलेंट किया जाए, साइलेंस किया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ शकील साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी शकील साहब, मैं सीधे साहब की राय लेना चाहूँगा। एक चीज़ उन्होंने बहुत अहम डिस्कस की रहमान मलिक के केस के बारे में। वो उन्होंने ये फरमाया कि जो चेक इशू हुआ होगा और उसको देके कहा वो कैश हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उससे एक अहम बात जो पहले आती है वो पोस्टल रूल यूके का जो लॉ कहता है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ सेंडिंग एन एप्लीकेशन और लेटर वेदर इट रीचेस द डेस्टिनेशन और नॉट, इन लॉ दैट इज स्टैंडिंग, यानी इसकी हैसियत होती है। तो अगर रहमान मलिक ये साबित कर सके कि हाँ 2008 में उन्होंने जो एप्लीकेशन उनको भेजी कि अपनी नेशनलिटी को ख़त्म कर दें, तो अगर वो सबूत उनके पास हो तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ये कॉमन लॉ में आ जाता है, तो ये कवर हो जाता है कि हाँ उन्होंने एक एफर्ट की थी। और वो अनलेस वो ये एक अलग डिबेट वो पहुंचे अपने मुकाम पे या नहीं पहुंचा, ये कानून उसको नहीं देखता। माजरत से मैं कथा कलामी माफ सवाल एक पूछ लूं, कैसा सबूत हो सकता है जो कि एक्सेप्टेबल होगा कि हाँ ये खत या ये फॉर्म भरी गई थी और भेजी गई थी? क्या हो सकता है? रजिस्ट्री, एक रजिस्ट्री रिसीट के जी इस पते पे इस किस्म का खत गया है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? कॉल कट की। अच्छा, कॉल कट की, लेकिन उसके अंदर मगर ये सवाल रेलेवेंट है ना? नहीं रेलेवेंट है बिल्कुल, लेकिन वो हम बेसिकली जो चेक वाला है उसकी अहमियत इसलिए होती है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फॉर्म की प्रोसेसिंग के लिए है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। जो ये पोस्टल रूल्स की बात करें तो वो बात बड़ी ऑथेंटिक है, लेकिन उसका ये होता है कि जब तक किसी एनवेलप के कंटेंट्स जो हैं वो मालूम ना हो,
वो कैसे कोई कह सकता है कि जी वाकई यही चीज़ भेजी थी? तो यही हो सकता ना कि अगर इस किस्म का कोई एड्रेस लिखा हो उस तारीख का, प्रूव कर दिया जाए कि ये रसीद है, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके ये पोस्ट की, ये रसीद ली, ये रजिस्ट्री भेजी थी, फिर कम से कम कुछ तो प्रूफ मिलता है। कुछ प्रूफ मिलता है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ऑप्शन है ना, देखें ऑप्शन ही है मलिक साहब के लिए, हो सकता है वो सेटिस्फाई कर लें कोर्ट को। रेडी साहब, में जो मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अभी बलूचिस्तान के हवाले से क्या FC का ठीक है, वहाँ पर उनकी आगे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उनका बिहेवियर बड़ा रूड है, लोगों के साथ बड़े रूड होते हैं FC के लोग। ये अब ये लोग कह रहे हैं कि ये कोयटा के अंदर रहने वाले लोग कहते हैं कि जो बड़ा रूड बिहेवियर है उनका और वो बड़ी हाई हेडेडनेस है। देखिए, मैं एक सेकंड के लिए मैं एक जवान या एक अफसर, FC के अफसर के जूतियों में खड़ा होता हूँ। कोई पता नहीं कहाँ से अटैक आएगी, कितने लोग मारे गए हैं, सारा वक्त वहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, तो फोर्स तो अंडर प्रेशर है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। एक किस्म की जंग हो रही है, एक गुरिल्ला वॉर हो रही है, फोर्स अंडर प्रेशर है। एक अफसर अपने साथियों को ब्लो अप होते देखता है, मरते देखता है, तो उसका जज्बा आपको एहसास होना पड़ेगा कि वो क्या है। वो फिर टची हो जाते हैं, प्रिकली हो जाते हैं। आपने देखा 9/11 के बाद अमेरिका के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी इतनी टची, इतनी प्रिकली थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मतलब है कि एकदम बंदूक निकाल लेते थे। आप अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो वो बंदूक निकाल लेते थे। तो ये और बॉसी हो जाते। तो ये आहिस्ता 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 करके ये ठीक हुआ। तो मैं समझता हूँ ये एक मजबूरी के तहत भी ये चीज़ें होती हैं। हाँ, फोर्स इसी किस्म की जो गलत किस्म की जो बिहेवियर होता है, इससे लोग और भी नाराज होते हैं, और जो गिल्टी ना भी हो वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो एट ऑल टाइम्स आर्मीज मस्ट बी पोलाइट, दे मस्ट नॉट बी हाई हैंडेड। तो ये जरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कल का जो प्रोग्राम होगा हम कोशिश करेंगे कि बड़े ही सादा अल्फाज में सेठी साहब से पूछें और फिर थोड़ी बहस भी इस पर करें कि एक आम इंसान के लिए क्या कोई बेहतरी आई, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं इस बजट में सिर्फ झूठ बोला गया, क्या वाकई सिर्फ झूठ बोला गया, उसके बारे में बात होगी। टेक्निकल कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में क्या सोच रही है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।